So now we will start the बोहर मॉडल। तो बोहर ने अपनी कुछ पोस्टुलेट्स दी थी। पोस्टुलेट्स में उसने जो है फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये बताई थी कि भाई बोहर मॉडल में कि एटम में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका शेल्स पर है, और जो नॉर्मल जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आपके हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वापस आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये आपका तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी शेल्स में जाते हैं, तो इसमें ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। Next one is second excited state, then third and so on, ठीक है। तो इसमें आपकी n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये बराबर 3 है, और ये बराबर थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है तो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब, और जब इलेक्ट्रॉन आपका वापस आ रहा होता है, वापस आपका चाहे तो यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर आए, चाहे फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, या यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर एनर्जी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लोअर से हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन यदि वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर रहा है तो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता है, और ग्राउंड स्टेट में जो है उसकी एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, और वो जो है आपका इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हुए कोई भी एनर्जी को रिलीज नहीं करता। मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है, विच इज द मेजर डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, उसको जो है ये इस पर एप्लीकेबल पर ऐसा बोहर ने अपना बताया। तो ये बोहर की आपकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी। बोहर की आपकी सेकंड पोस्टुलेट ये थी, जो इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, that is the whole multiple of nh over 2 pi, h over 2 pi का ये एंगुलर मोमेंट का होल मल्टीपल होगा। तो आपका m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस है, n आपका नंबर है 1 2 3 4, जिसे आप ऑर्बिट का नंबर भी कह सकते हो, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, पाई आपका एक नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम आपका mvr है। ये कैसे, देखिए मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा आपका मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मास का हो जाएगा दैट इज इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इनर्शिया आपका mr स्क्वायर होता है, ये v अपॉन r होता है, r से r कैंसिल mvr। ये जो एंगुलर मोमेंटम है n से क्वांटिफाई का होल मल्टीपल। ये बोहर ने आपकी पोस्टुलेट थी जिसका हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद जो है आपका बोहर ने ये भी माना कि भाई जो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा है, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। तो इससे आपका r से ये r कैंसिल, तो v स्क्वायर क्या आ गया कि जेड स्क्वायर अपॉन
mr इस इक्वेशन से, और इससे आपका ये आ गया v की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई mr, ठीक है। तो आपने स्क्वायर करा v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर और v स्क्वायर हम इक्वल कर देते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू ये z स्क्वायर अपॉन mr। तो आपने जो है इस r से इस r को कैंसिल कर दिया, m से m को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आपका r इक्वल टू क्या बचा, k z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर तो आपका r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k z स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेडियस का, इसका हम आगे यूज भी करेंगे। n इक्वल टू आपने क्या रखा 1 और z इक्वल टू 1 रखा, बाकी सब कांस्टेंट की आप वैल्यू जानते ही हैं। प्लाइन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और k की वैल्यू 9 × 10⁻9, z1 है e 1.6 × 10⁻19 गुलाम 3.14 m 9.1 × 10⁻31 kg। तो इन सबको पुट करेंगे तो r नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम की रेडियस है, जो बिल्कुल करेक्ट मैच प्रैक्टिकल डाटा से करती है। तो इसमें जो है आपने यदि n और z का वेरिएबल बनाते हैं तो आपका फार्मूला बन जाएगा r इक्वल टू r नॉट इनटू आपका n स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के किसी भी एटम की किसी भी जो ऑर्बिट है उसमें रेडियस को निकाल। सो अब जो है हम लोग बोहर्स मॉडल में एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, भाई ये जो आर रेडियस का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कितनी एनर्जी। तो आप जानते हैं कि भाई किसी की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एम स्क्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी आपने निकाली थी -k z स्क्वायर अपॉन हाफ, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो आपका जो फॉर्मूला था ये mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वल थे तो आपका mv स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, r से r कैंसिल, k z स्क्वायर अपॉन r और ये हाफ कर दिया, यहाँ पर हाफ। काइनेटिक एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव में होगी, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई 1/2 k z स्क्वायर अपॉन r माइनस k z स्क्वायर अपॉन r। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बचेगा दैट इज इक्वल टू -1/2 k z स्क्वायर अपॉन r। तो इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू आपका -1/2 k z स्क्वायर, ठीक है। r की जगह आपका n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पर k z स्क्वायर, E आपका स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई स्क्वायर m, ठीक। तो आपका जो है माइनस का 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका -k स्क्वायर, और ये आपका z का होगा तो z स्क्वायर e की पावर 4, ठीक, और 2 पाई स्क्वायर m ओवर n स्क्वायर h। इस एक्सप्रेशन का भी हम आगे यूज करेंगे। तो यदि आपने सब कांस्टेंट का वैल्यू रखी और n और z को 1 रखा, ये आपकी E की वैल्यू आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ठीक है। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है और इसको आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जूल पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकता है और
किलो कैलोरी पर मोल वैल्यू कर सकते हो। तो यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा टफ कन्वर्जन पड़ेगा लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं होती है। तो यदि आप एन और जेड को इसमें वेरिएबल रखते हैं और इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ई इजिकल्स टू फार्मूला बनेगा आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई, ये आपका एक एनर्जी का जनरल फार्मूला है जिसका आप न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली यूज करेंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी एन फॉर्मेट में, भले उसका ऑब्जेक्ट एटॉमिक नंबर होगा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोलाइट स्पीशीज के। सो बोहर मॉडल में जो हमारी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आता है नेटवर्क का, वो भी इससे ही डिराइव होता है। तो मान लीजिए कि भाई ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी ट्रांजिशन होता है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस, ठीक है। और ये आपका hc/λ जो फोटोन निकलता है उसके बराबर। तो E2 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस के जेड स्क्वायर e⁴ और 2 पाई स्क्वायर m ओवर n1 n2 स्क्वायर और h स्क्वायर इक्वल्स टू hc/λ माइनस के जेड स्क्वायर e⁴ 2 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर और तो इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एज रहेगा। तो इसको पीछे लेकर इसको आगे लेकर और के जेड इसको हमने कॉमन ले लिया, के जेड स्क्वायर तो आगे मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। तो जब आपने इसको वापस ले लिया और ये hc/λ, ठीक है। तो hc/λ को इसके नीचे ले गए तो क्या फार्मूला 1/λ इक्वल्स टू k जेड e⁴ 2 पाई स्क्वायर m ओवर h³ इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, ठीक है। तो ये आपका बोर्स का, और इसमें आपने इस वैल्यू की जगह क्या रख दिया निर्भर कांस्टेंट। और इसमें सर ये जो जेड स्क्वायर है, सॉरी यहाँ भी जेड स्क्वायर लगा दो, इसको आपने जो है हटा लिया जेड स्क्वायर को बस छोड़ दिया, बाकी जो जितने वेरिएबल्स हैं उनकी जगह आर रख दिया, यानी आर इक्वल्स क्या रख दिया के e⁴ 2 पाई स्क्वायर m ओवर h³ ओवर c। तो फार्मूला आपका तैयार हो गया 1/λ r जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका बहुत जल्दी से फार्मूला आपका डिराइव हो जाता। तो आपका जैसे ये मान लिया n1 बराबर 1 मान लिया आपने, ये n2 बराबर 2 मान लिया, ये n बराबर 3 मान लिया, ये n बराबर 4 मान लिया, ये बराबर 5 6 और 2, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो स्पेस है 1 से 2 के बीच में आ जाती है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू -13.6 है, इसकी वैल्यू -13.6/2 स्क्वायर, इसकी -13.6/3 स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ दी जो डिफरेंस है 75% का वो इसी में आता है, इसको ज़्यादा स्पेस। यदि आपका 1 से 2 में आते हैं लाइन्स सारी, ठीक है, तो ये आपकी सब क्या होती है लाइन सीरीज। लाइनर सीरीज जो है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, यूवी रीजन में, और यदि ये 2 में आते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, तो ये आपके बामर सीरीज है। यदि मान लो 3 में आते हैं किसी भी ऑर्बिट से, तो ये आपके पार्शियल। बामर आपका विजिबल लाइट में आता है, पार्शियल के बाद आपका, ठीक है, तो ये जो है ब्रैकेट आती है,
ब्रैकेट के बाद आपकी इसमें आपका 5 में ये आपकी फंड आती है, और उसके बाद ये जो आपकी 6 में हम्फ्री सीरीज आती है। ये सब जो है आपकी IR रीजन है, ठीक है। अब मान लो ये आपकी मान लो तीसरे से फर्स्ट में आ रही है, तो हो सकता है थर्ड से सीधा फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है आपका सेकंड में आए फिर फर्स्ट में आए। तो यदि आपके N1 ऑर्बिट है, दूसरी N2 ऑर्बिट है, तो उनके बीच में कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, उसके लिए सीधा फार्मूला हो जाता है आपका सिग्मा N2 माइनस N1 का ये। यदि मान लो आपका N2 3 है या 5 मान लो आपका N1 आपका 1 है, तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये कितना हो जाएगा आपका 4, डेल्टा N इक्वल टू 4, तो आपकी टोटल लाइन आएगी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 7 और 8, टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपकी शो होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दो टर्म्स और भी यूज होती है, जैसे हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा लाइंस बोल देते हैं। तो जैसे मान लो हमने बोला लिमिट सीरीज की अल्फा बीटा अल्फा रेस, तो लिमिट सीरीज की अल्फा रेस का मतलब ये हो जाएगा आपका कि N1 इज टू 1, N2 इज टू 2। बीटा मतलब हो जाएगा लिमिट सीरीज के लिए N1 इज टू 1, N2 इज टू 2। फर्स्ट लाइन या इसको फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं, सेकंड लाइन बोल सकते हैं, थर्ड लाइन एंड सो ऑन। उसके बाद एक आपकी लिमिटिंग लाइन होती है। तो लिमिटिंग लाइन का मतलब ये होता है मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ये होता है कि भाई आपका जैसे हमने कहा लिमिटिंग लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो N1 इज टू क्या हो जाएगा 1 और N2 इज टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग लाइन का मतलब होगा, जो आपको क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको आगे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब जो है हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आपको ये फार्मूला पता ही था कि mvr इज टू nh अपॉन 2 यानी v इज क्या होगा nh अपॉन 2 ठीक है। तो आर की वैल्यू आप क्या जानते हो, ये है। तो आपका v इज क्या हो गया nh ओवर 2 पाई mr, और इसकी वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कि z स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है। तो n से m कैंसिल, एक इससे ये कैंसिल, और एक n से कैंसिल। तो आपका क्या आ जाएगा v इज टू k z स्क्वायर, और 2 पाई से ये रहेगा आपका 2 पाई, ठीक है, ओवर तो जो है n इंटू h, ये आपकी वैल्यूज बची रहता है। तो इन सब में आपके l और z ही वेरिएबल है, बाकी सबको यदि आप z और 1 को 1 रखो और n को 1 रखो, तो v की वैल्यू आपकी आ जाती है 2.188 इंटू 10⁸ आपका मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाती है, और इसमें z और n को वेरिएबल बना दे, v इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा z बाई n इंटू 2.188 into 10⁸ centimeter per second. So that is the formula to calculate the velocity of electron in nth orbit. तो इस तरीके से हम इसकी nth orbit को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड उनके भी फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों के बेसिस पर आप जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई किसी भी एक राउंड को लगाने में जितना टाइम लगता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
वेलोसिटी, ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें आप 2πr ट्रेवल करते हैं और v आपकी वेलोसिटी है। तो आप यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने आपके सर्किट्स लगाता है। तो उसके लिए आप जो है 1/T का फार्मूला रख दीजिए, जो भी फार्मूला उसका ऐसे फॉलो कर देंगे तो हमारा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है बोहर मॉडल में मेन पॉइंट्स। इसके अलावा बोहर पॉइंट के जो है कुछ शॉर्टकमिंग्स और डिफेक्ट्स भी हैं, और जिससे फिर आगे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे जाते हैं। फर्स्टली तो बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को एक्सप्लेन कर पाता है, और आपका जो और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, एटॉमिक आपके वो हैं सोडियम, एल्यूमिनियम और एटम्स है, उनको एक्सप्लेन नहीं करता है, कैन नॉट। सेकेंड चीज आपकी ये है कि भाई आपका ये जो है स्टार इफेक्ट और ज़्यूमर इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। और स्टार इफेक्ट क्या होता है कि जो आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस होती हैं वो आपकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वेल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स में टूट जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज स्टार। ज़्यूमर इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in magnetic field। तो इन सबको जो है आपका बोहर्स एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बोहर मॉडल्स के अपने फंडामेंटल डिफेक्ट्स हैं, लेकिन जो भी आपके आईटी में क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ देम वो बोहर मॉडल से आते हैं, उसमें आपको बोहर थ्योरी को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आईटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसके फिजिक्स में या केमिस्ट्री दोनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा ही